प्यारे बच्चों, सुप्रभात। 9th क्लास की श्रृंखला में आज हम राजेश जोशी की कविता बच्चे काम पे जा रहे हैं, इसकी चर्चा करेंगे। राजेश जोशी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश में हुआ, नरसिंहगढ़ में हुआ। और इनकी जब पढ़ाई पूरी हुई, अध्ययन पूरा करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता करी। पत्रकारिता की ओर बढ़ाया और इसके बाद कुछ समय इन्होंने काम अध्यापन में कार्य किया। अध्यापन कार्य के रूप में फिर बाद में इन्होंने कविताएं लिखी। इनकी कुछ कविताएं भारतीय भाषाओं में और कुछ दूसरे विदेशी भाषाओं में भी इनका अनुवाद हुआ है, जैसे रूसी, जर्मनी, अंग्रेजी भाषाओं में इनका प्रभाव। इन्हें साहित्य का अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अब राजेश जोशी जी की जो विशेषता है इनके साहित्य की, प्यारे बच्चों, साहित्यिक विशेषता शब्द को सुन लीजिए। विशेषता माने कोई खास बात, साहित्य माने वो रचनाएं जो उन्होंने लिखी हैं। साहित्य किसे कहते हैं? जो रचनाएं लिखी है, जैसे कविता, नाटक, उपन्यास, जितने भी साहित्यिक विधाएं हैं, लेखनी है इन्होंने चलाई है, वो साहित्यिक विशेषताएं आएंगे। अब इनकी साहित्यिक विशेषता का मूल आधार क्या है? जैसे इस कविता की साहित्यिक विशेषता क्या है? तो इन्होंने आम आदमी के, जो आदमी हाशिए पर चला गया है, यानी जो बिल्कुल निम्न तबके का आदमी है, जिसके पास समाज की सुविधाएं प्राप्त नहीं है और वो संघर्ष कर रहा है, हाशिए पर चला गया, और उसकी उनको इन्होंने अभिव्यक्ति दी है, अपनी कविताओं का आधार बनाया है। ये एक विशेषता है। दूसरी विशेषता, जैसे मैंने लिखा यहाँ, ये समाज का गहरा अध्ययन करते हैं और उसी तरह से शब्दों का चयन भी करते हैं। जैसे अभी बच्चे काम पे जा रहे हैं, ये समाज का गहरा अध्ययन से यहाँ आया है। तो और इनको ये डर है कि दुनिया नष्ट होने वाली है और इस दुनिया को बचाने के लिए, यानी कि मानवता यानी जीवन को बचाने के लिए ये बड़े व्याकुल, बड़े उद्दत नजर आते हैं। इस कविता में भी वो नजर आ रहे हैं, बच्चे काम पे जा रहे हैं। दूसरी प्रकार एक विशेषता ये हो गई। तीसरी विशेषता हो गई भाषा को लेकर, कि इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने सरल बोलचाल शब्दों का, भाषा का प्रयोग किया है। कहीं पर तत्सम शब्द है, कहीं पर तद्भव है। आपने पढ़ लिए होंगे शिक्षा यूनिट में, तद्भव, तत्सम, और अंग्रेजी भाषा के भी कहीं नजर है। और इनकी भाषाओं में उर्दू, फारसी शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। तो आज हम बच्चे काम पे जा रहे हैं, ऐसी एक सामाजिक समस्या को उठाया है इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से। जैसे मैंने पहले बताया है कि राजेश जोशी जी समाज के प्रति काफी गहरा बोध रखते हैं और उसको अपनी संवेदनाओं को साहित्य के माध्यम से पाठक तक पहुंचाते हैं। ऐसी एक कविता इन्होंने पहुंचाई है जिसमें वो देखते हैं कि भारत को आजाद हुए, यानी देश को आजाद हुए इतने साल हो गए हैं, फिर भी सारी सुविधाएं हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारे देश में या दूसरे मुल्कों में या दूसरे देशों में, जो पर अब सब सभ्य देशों के लोग हैं, वहां पर सभी बच्चे, उनको लगता है उन्होंने देखा कि सुबह सुबह बच्चे काम पे जा रहे हैं। अब जब बच्चे काम पे जा रहे हैं तो उनका मन खराब हो जाता है, वो व्याकुल हो जाते हैं कि इनके उद्धार के लिए कुछ किया जाए। तो लेखक बड़ा भावुक होता है, तो वो कविता लिखकर इससे आत्मसंतुष्टि पाता है और समाज में जागरूकता फैलाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर पहली कविता, बच्चे काम पे जा रहे हैं। अब कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पे जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पे जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर बच्चे क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो पहला ये जो है, पहले ही उसमें यहाँ पर वो आपको पता लग जाएगा कि राजेश जोशी जब सुबह सुबह उठते हैं तो खिड़की खोलते हैं तो ठंड का महीना है, जून का महीना होगा, जिस तरह से यहाँ पर वर्णन हो रहा है। कोहरे की ढकी, यानी कोहरा ढका हुआ है
और जब वो खिड़की खोलते हैं, सुबह उठते हैं, देखते हैं बच्चे काम पे जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पे जा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, बच्चे इसको ध्यान से सुने, हमारे समय की यह सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। मतलब कहना चाहते हैं कि हमारे समय की, अर्थात जब हम आजाद हो गए हैं, सब सुख सुविधाओं से हम सक्षम हैं, इसके बावजूद भी ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यानी कि भयानक इसलिए है कि बच्चों को काम पे क्यों, खेल के मैदान में जाना चाहिए, सुबह सुबह बस्ता लेकर पढ़ाई करने के जाना चाहिए या खेलने के मैदान में जाना चाहिए। ये सब काम नहीं कर रहे बच्चे, बल्कि सुबह सुबह वो फावड़ा गैती लेकर काम पे जा रहे हैं। बच्चे काम पे जा रहे हैं। अब बच्चे काम पे जाएंगे, जिस देश के बच्चे काम पे जाएंगे उस देश का भविष्य कैसा होगा। बच्चे आने वाले हमारे भविष्य हैं, राष्ट्र के निर्माता है। ये चिंता जताई गई है इस पंक्ति में, इसलिए उसे भयानक बताया गया है। ठीक है, यानी सुबह सुबह बच्चों को खेल के मैदान में, पढ़ाई में और कहीं जाना चाहिए, मनोरंजन करना चाहिए, पढ़ाना करना चाहिए, लेकिन इन सब के छोड़कर बच्चे काम पे जा रहे हैं। ये बड़ी भयानक पंक्ति है। जिस देश के बच्चे काम करने जाएंगे, पढ़ेंगे कब और भविष्य कैसा होगा उस देश का, ये चिंता जताई गई है। आगे ये हमारे समय की भयंकर पंक्ति है। मैंने बता दिया भयंकर क्यों है, और इससे भी ज्यादा भयंकर ये है कि इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। विवरण की तरह लिखा गया है, विवरण माने एक समाचार की तरह लिखा गया है, ये बड़ा ही भयंकर है। अर्थात ये समस्या है, इसको एक समाचार या विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। विवरण की तरह क्यों नहीं लिखा जाना चाहिए? अक्सर हम देखा होगा कि समाचार पत्रों में खबरें आती हैं, हम उसको पढ़ते हैं, उसको फेंक देते हैं और फिर अगले दिन या तो वो कागज फाड़कर हम रोटी के डब्बे में बांध के ले आते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं रहता। कवि कह रहा है कि इसे विवरण की तरह लिखा, भयंकर है इसे विवरण की तरह लिखना, यानी कि विवरण की तरह नहीं लिखना चाहिए, अर्थात इसे प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए। मैं फिर यहां पर लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। अर्थात जब हम किसी समस्या को, जोशी जी इसे एक समस्या देते हैं और इस समस्या को एक बड़े जोर से उठाना चाहिए समाचार पत्रों में, लेकिन लिखा जाता है इसको एक समाचार की तरह, एक विवरण की तरह, जिसको पढ़ते हैं लोग वो भूल जाते हैं। कभी कभी तो कागज फाड़ भी देते हैं और कभी कूड़े के डब्बे में या रोटी के अंदर हम अपना टिफिन में ले आते हैं। तो मतलब राजेश जी इस बात की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, ये बड़ा ही भयंकर मुद्दा है कि बच्चे काम पे जा रहे हैं, इस पर इसको सवाल की तरह उठाना चाहिए। अब क्यों? देखिए, जब भी कोई समस्या होती है, अब हम इसको सवाल की तरह उठाएंगे तो इस पर चर्चा होगी, इस पर विचार विमर्श होगा। जिस समस्या को हम काफी शिद्दत के साथ, काफी जोश खरोश के साथ नहीं उठाते तो वो जनता तक भी नहीं पहुंचता, उस पर विचार विमर्श भी नहीं होता और वो अपने हल की तरफ नहीं बढ़ता। ध्यान रखें बच्चों, अगर आपकी कोई समस्या है और जब तक आप अपनी समस्याएं अपने माँ बापों को नहीं बिठाएंगे, नहीं बताएंगे, तो वो इस पर ध्यान भी नहीं देंगे, सोचेंगे सामान्य है। आप वैसे ही थोड़ा इशारा करते हुए लिख दोगे, बताओगे तो उनको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपनी समस्या को आप एक सवाल की तरह उठाओगे कि ये ऐसा है, तब आप हो सकता है कि आपके सवालों का जवाब मिल जाए, यानी हल मिल जाए। यानी अगर प्रश्न है तो उसका हल आपको मिल जाएगा। मैं यही समझाना चाह रहा हूं, अगर समाज में कोई समस्या है तो उसको विवरण की तरह नहीं, सवाल की तरह उठाना चाहिए। अगर देश में कोई समस्या है तो उसे सवाल की तरह उठाना चाहिए, बहसें होनी चाहिए, इसके ऊपर वाद विवाद होना चाहिए, ताकि जनता तक ये पहुंचे और इसके लिए एक विचार बने, फिर इसके लिए कमेटियां बने, फिर इसका एक हल निकलेगा। ये नहीं कि हम सवाल की तरह उठाएंगे तो इसमें कमेटी, मतलब इसमें हल प्राप्त होने के पूर्ण चांस मिलते हैं। विवरण की तरह लिख दोगे तो हमें कोई हल नहीं मिलेगा, लोग पढ़कर भूल जाएंगे। यहाँ पर इसी तरह बच्चे सवाल की तरह उठाना चाहिए। अक्सर पूछा जाता है कि इसमें कौन सी भयंकर समस्या को दिखाया गया है, आप बता देंगे इसमें बच्चे का भयंकर
भयंकर चीज क्या है कि बच्चे काम पे जा रहे हैं। हमारे समय की भयंकर की सबसे बड़ी पंक्ति क्या है, और क्यों है वो, क्योंकि भारत को आजाद हुए 70 साल हो गए। 70 साल में हमने कई उपलब्धियां हासिल करी हैं। सब जगह 14 साल तक बच्चों को काम करने की मनाही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये काम पे जा रहे हैं। एक समस्या ये है। एक समस्या ये भी है कि आम आदमी का इस समस्या से कोई सरोकार नहीं है, उसको चिंता नहीं है। कोई आदमी यानी कि हम आम आए दिन मतलब आज बच्चों को काम पे जाते हुए देखते हैं, होटल में चाय बनाते देखते हैं, लेकिन हमारा जनमानस जैसे मर गया है। हमारा अंदर की जो अंतरात्मा संवेदना मर चुकी है। हम कोई प्रश्न नहीं उठाते हैं, ना इस पर कोई विवाद करते हैं, तो इसलिए ये भयंकर है। ठीक है, आगे हम क्या अब जोशी जी यानी कि राजेश जोशी जी सवाल उठाते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दबकर रह गए सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है? इस दुनिया में? अब देखिए, कवि ने ये क्या प्रश्न कर संवाद शैली में प्रश्न खुद ही उठाया है। मतलब बच्चे काम पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि क्या हमारे पास गेंदें नहीं है? हम बच्चों को गेंद नहीं दे सकते? गेंद का मतलब उनको खेलने के अवसर प्रदान नहीं कर सकते? उनको खेलने के लिए हमारे पास गेंदें नहीं है? क्या अंतरिक्ष में गिर गई? एक गुस्से वाला शब्द है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है? अरे क्या दुनिया नष्ट हो गई है क्या? एक आक्रोश के साथ एक गुस्सा और एक प्रश्न भी है कि सारी गेंदें वो किस किस चीज पर दबाव डालते हैं? वो डालते हैं कि खिलौनों पर। क्या खिलौने हट गई है? क्या सारे किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसे माने होता है, ये उर्दू का शब्द है, मैंने बताया, इन्होंने उर्दू फारसी का इस्तेमाल किया है। मदरसे माने शायद क्या सारे स्कूल नष्ट हो गए हैं? ठीक है, नष्ट हो गए हैं भूकंप में, इसलिए बच्चे काम पे नहीं जा रहे हैं? क्या सारी गेंदें नष्ट हो गई है? क्या इसलिए बच्चों को खेलने के लिए सामग्री नहीं है? ठीक है, क्या सारे मैदान, बगीचे, घर, आंगन सब खत्म हो गए हैं? मतलब कुछ भी नहीं बचा क्या? सवाल उठाते हैं, क्या मैदान खत्म हो गए हैं? क्या बाग बगीचे? क्योंकि बच्चों को या तो मैदान में जाना चाहिए था, या बगीचे में जाना चाहिए था, या घरों के आंगन में जाना चाहिए था। अगर नहीं जा रहे हैं, तो अगर बच्चे काम पे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये चीजें नहीं है। ना आंगन है, ना मैदान है, ना घरों के बाग बगीचे हैं, कुछ भी तो नहीं है। खत्म हो गए हैं अचानक, क्या एक साथ? यानी ये सारी चीजें खत्म हो गई है। जो बच्चों के पास सिर्फ एक काम रह गया है कि बच्चे काम पे जाए। ना उनके पास गेंदे हैं, ना किताबें हैं, ना स्कूल जाने का है, स्कूल नष्ट हो गए हैं, ना उनके घर के मैदान है, ना बगीचे, सब नष्ट हो गए हैं। काम पे जा रहे हैं, तभी काम पे जा रहे हैं। आगे वो क्या करता है सुन लीजिए। ये प्रश्न उठाया है, यानी ये प्रश्न समाज से भी है और व्यवस्था से भी है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। दो सवाल हैं यहाँ पर राजेश जी ने उठाए हैं कि एक तो जो जनमानस है या हम लोग हैं, क्या हमारी अंतर्वेदना इतनी नष्ट हो गई है कि हमें समझ नहीं आता कि बच्चे काम पे क्यों जा रहे हैं? हमारे बच्चे काम पे क्यों जा रहे हैं? ये आने वाले देश का भविष्य है। कोई इसके ऊपर आपत्ति नहीं उठाता, विरोध नहीं करता। विरोध जरूरी है, आपत्ति जरूरी है। जो समाज विरोध नहीं करता वो अपनी क्षमता, किस चीज की क्षमता? विकास की क्षमता, आगे बढ़ने की क्षमता नष्ट कर देता है। यहां पर यही बात है। सरकार सब जाते हुए देखते हैं बच्चों को, लेकिन किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सरकारें भी इस ओर कानून बनाती है लेकिन ध्यान नहीं देती हैं। ये सब यहाँ पर और इंकित किया गया है। आगे वो कहते हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? क्या मतलब है? अगर ये सब चीजें नहीं है बच्चों के खेलने की, तो फिर इस दुनिया में क्या है? फिर तो बच्चे काम पे जाएंगे। लेकिन अगली पंक्ति में वो क्या कहते हैं सुनिए, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। वो कह रहे हैं वास्तव में कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कैसा होता? गेंदें भी ना होती, स्कूल भी ना होते, किताबें नष्ट हो जाती और आंगन भी ना होते। ये वास्तव में नहीं होता तो कितना भयंकर होता। लेकिन ये
है। आगे की लाइन में देखिए कितना भयंकर होता अगर ऐसा होता। कैसा होता? ये चीजें नहीं होती, गेंदें नहीं होती, किताबें नहीं होती, खिलौने नहीं होते, खेल स्कूल विद्यालय की इमारतें नहीं, ये मदरसे का मतलब विद्यालय है, ये उर्दू का शब्द है, नहीं होते, या मैदान बगीचे आंगन नहीं होते। अगर ये वास्तव में नहीं होता तो कितना भयंकर होता। भयंकर है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हसबामूल है। हसबामूल माने, लेकिन इससे भी ज्यादा भयंकर क्या चीज है? ये सब चीजें हसबामूल में, अर्थात ये चीजें हैं। हसबामूल का मतलब यथावत है, यानी गेंदे भी हैं, किताबें भी हैं, खिलौने भी हैं, पढ़ाई के लिए विद्यालय भी हैं, मैदान भी है, सब कुछ है। अगर ये सब कुछ है, ठीक है ना, पर दुनिया अगर ये सब कुछ है तो फिर बच्चे काम पे क्यों जा रहे हैं? एक सवाल खड़ा किया है राजेश जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से। सरकारों पर, प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं कि सरकार कानून तो बनाती है लेकिन इसे कड़ाई से पालन नहीं करवाती है। और दूसरी बात, जो जनमानस है, हम लोग, हमारी जो संवेदना है इतनी मर चुकी है कि हमें ये नजर नहीं आता कि एक 9-10 साल का बच्चा, रामू छोटू चाय लिया, ये नजर नहीं आता। हम किसी दुकान पर चाय बैठे हुए छोटू से चाय ले रहे होते हैं। हालांकि कई लोगों ने इस तरफ ध्यान दिया है लेकिन वो कम है। हमारे अंदर एक शिक्षित जो आत्मा है उसको जगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चों का साथ साथ हमारे देश की उन्नति और विकास का भी प्रश्न है। यहाँ पर उठाया है सवाल। आगे वो क्या बोलते हैं? पर दुनिया की हजारों सड़क से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पे जा रहे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने इस पंक्ति में ये बता दिया कि ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं, कई लोगों की है। दुनिया में जितने भी देश हैं वहां हर जगह पर कोई ना कोई रामू चाय बेचने, कहीं ना कहीं बच्चे किसी न किसी रूप में काम ही कर रहे हैं। अमेरिका जैसे देश में भी कहीं ये समस्या है, इंग्लैंड में भी है। यानी कि अब राजेश जोशी ने इस समस्या को अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दिया है, अर्थात इस ओर ध्यान जाना चाहिए। हजारों सड़कों पर, हजारों सड़कों में जब वो कहते हैं ना कि दुनिया की हजारों सड़कों पर, हजारों सड़कों का मतलब है कि दुनिया में जहां भी सड़कें हैं वहां छोटे बच्चे काम पे जा रहे हैं। छोटे छोटे शब्द कहकर उन्होंने उनकी मासूमियत, उनके भोलेपन, उनके साथ जो घिनौना हम जो काम कर रहे हैं, हो सकता है उनकी आर्थिक मजबूरियां भी हो सकता है आर्थिक मजबूरियां भी हो, लेकिन इसको हल किया जा सकता है, इस समस्या से बचा जा सकता है। लेकिन इसी ओर इंगित किया है राजेश जी ने अपनी कविता में। तो अक्सर भारत के अंदर कई फैक्ट्रियों में, चूड़ियों की फैक्ट्रियों में बने कई कारखानों में बच्चे काम कर रहे हैं, धुओं से मर रहे हैं, चिमनी से मर रहे हैं। तो इस ओर ये इशारा है और इसको दो तरह से हल किया जा सकता है। एक तो सरकारें जो नियम बनाती हैं उसे ईमानदारी से लागू किया जाए, और हम लोगों को भी, जहां आप देखते हैं इसके लिए भी कई एनजीओ जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनके लिए बनानी चाहिए। कई लोगों को आगे आना चाहिए। और हमारा भी है, अगर हम कुछ नहीं कर सकते कम से कम उससे बात कर सकते हैं, उससे बात करके जिस दुकान में काम कर रहा है उससे अवगत करा सकते हैं, उसको एनजीओ बता सकते हैं, उसको गैर सरकारी संस्थानों में भेज सकते हैं, इसलिए उसका भविष्य हो सकते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति की तरह हमारा कर्तव्य है कि इस समस्या को नष्ट किया जाए, हटाया जाए। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। आशा करता हूं कि आपको ये जो राजेश जोशी की जो कविता है, जो उनके अब इस कविता में आपने देखा समाज के प्रति वो कितना गहरा चित्रण करते हैं एक बच्चे का। तो यही चिंता हमें दिखानी है अपने समाज के लिए। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।